हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था लिक्विडेशन में लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और उसके साथ में लिस्ट एच। तो फटाफट से हम लोग 2 मिनट में इसको रिवाइज़ कर लेते, 2 मिनट मतलब 10 मिनट में हम लोग इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। और रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी आंखें बंद करके इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे साथ सोचने की कोशिश करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने बात की थी लिक्विडेशन में। तो बेसिकली लीगली अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो लिक्विडेशन है वो ऐसा जनरली 3 तरह से हो सकता है। फर्स्ट, लिक्विडेशन बाय शेयर होल्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंटरी लिक्विडेशन। एक होता है लिक्विडेशन बाय कोर्ट, जिसको बोला जाता है कंपल्सरी लिक्विडेशन। और एक होता है लिक्विडेशन बाय डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स। और इन केस ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन, जो अब शेयर होल्डर्स लिक्विडेशन करते हैं, तो नॉर्मल एक रफली अपन ने आइडिया लिया था कि प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है कि कंपनी को क्या करना है, लिक्विडेट करना है। उसी मीटिंग में क्या होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। फिर वो लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद क्या करता है, हाँ हम लोग भी एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद क्या करना होता है, उसको उसको कंपनी की जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनको लिस्ट आउट करना होता है एस्टिमेटेड बेसिस पे। उसको बोला जाता है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर वो सबमिट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके बेस पे देते हैं सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन। सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन दिया जाता है कोर्ट में, जिसके बेसिस पे कंपनी को लिक्विडेट करने की परमिशन मांगी जाती है। फिर कोर्ट को लगता है तो कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता है। फिर एसेट सेल आउट होती है और लाइबिलिटीज़ का लीगल ऑर्डर में क्या होता है, पेमेंट होता है। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होने के बाद, प्रेफरेंशियल कैपिटल का पेमेंट होने के बाद, शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है, ये बताने के लिए कि फाइनली अपने पास उनके लिए कितना पैसा सरप्लस बचा है या कितनी डेफिशिएंसी जो अपने को उनसे कॉल करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब ऐसी लाइबिलिटीज़ जो स्पेसिफिकली किसी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। फिर जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बचते हैं उसमें सबसे पहले पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट का क्या है, प्रेफरेंस है। तो जनरली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हम लोग 5 क्रेडिटर्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। उसमें सबसे पहले होता है वेजेस एंड सैलरी ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। और उसका अमाउंट लिमिट पर पर्सन है, पर पर्सन। तो पर पर्सन जो लिमिट है वो क्या, 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है वेजेस 4 लाख, तो वेजेस 4 लाख मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसमें से 20,000 प्रेफरेंशियल है बाकी अनसिक्योर्ड है, क्योंकि हमको यहाँ ये नहीं दिया हुआ है कि वो कितने वर्कर्स का या कितने मंथ्स का है। तो इस केस में अगर वर्कर्स या मंथ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग उसको पूरे को क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल कंसीडर कर सकते हैं। ओके। और सोचो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सेकंड कैटेगरी क्या है, ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। सारे गवर्नमेंट ड्यूज़ जो लिक्विडेशन डेट से 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू है वो आपके लिए क्या प्रेफरेंशियल है और अमाउंट का लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 वर्कर्स से रिलेटेड है। तो वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। उसके अलावा ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस, ईएसआई, ये सब प्रेफरेंशियल है। और अर्न लिव सैलरी प्रेफरेंशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेफरेंशियल में किसी को प्रेफरेंस नहीं है, ये सब इक्वल रैंक है। मतलब अगर कंपनी के पास अवेलेबल फंड 80,000 है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स सब मिला के 1 लाख है, तो इसका मतलब सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 80% क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। तो जो कंपनी की स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं उनको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, और जो कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं उनको बोलते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि डिबेंचर होल्डर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज। और फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात किया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को टोटल 8 लिस्ट में हम लोग सेग्रीगेट करके प्रेजेंट करते हैं। तो लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट ए में आता है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। ठीक है।
फॉर्मेट सोच लो, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट सोचो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स तक फॉर्मेट क्या रहता है, पर्टिकुलर एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, पर्टिकुलर एंड उसके सामने एस्टिमेटेड वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट ए, और उसके अंदर लिक्विडिटी ऑर्डर में लिखने का जनरली ट्रेंड रहता है। और कॉल्स इन एरर का ध्यान रखना, जो शेयर होल्डर से कॉल कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो वो भी कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो आता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट बी। तो लिस्ट बी के अंदर अपना फॉर्मेट है, क्या लेते हैं सबसे पहले, नेम ऑफ एसेट्स, उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसके बाद अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर अगर क्रेडिटर्स ज़्यादा है तो डेफिशिएंसी आती है जिसका पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ होता है। और अगर मान लो एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा है तो सरप्लस आता है, जो हम लोग आउटर कॉलम में निकालने के लिए नीचे लैंग्वेज लिखते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी करके। फिर टोटल करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर लाइबिलिटी सेक्शन चालू होने से पहले सोचो सोचो सोचो, लाइबिलिटी सेक्शन चालू होने से पहले हम लोग लेते हैं समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। और समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समरी ऑफ ग्रॉस मतलब बिना कुछ डिडक्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट बी। तो लिस्ट बी के सेकेंड कॉलम का टोटल लेना है, हाँ। और उसके बाद लेते हैं हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। तो लिस्ट ए में जो थी उनका एस्टिमेटेड वैल्यू लेना है और ये अंदर वाले कॉलम में रहता है। फिर लाइबिलिटी साइड जब चालू होती है तो 3 कॉलम होते हैं, एक होता है सबसे पहले आपका कौन सा अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर एस्टिमेटेड वैल्यू। तो उसमें लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिसका जिक्र पहले लिस्ट बी में हुआ, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट सिर्फ ग्रॉस लाइबिलिटीज़ वाले कॉलम में आता है, वो भी उतना ही जितना क्या है सिक्योर्ड है, हाँ। एस्टिमेटेड वैल्यू के कॉलम में उसका अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, जो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट एस्टिमेटेड कॉलम में बचेगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सरप्लस अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। तो जनरली इसमें डिबेंचर्स और उनका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है टिल द एंड ऑफ द ईयर वो हम लोग लेते हैं। वो माइनस करने के बाद जो बचता है उसको लिखने का नरेशन चेंज हो जाता है, वहाँ पे लिखा जाता है एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर उसको माइनस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस करते हैं। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट बी सी डी में जो इंक्लूड नहीं हुए वो सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और ये अमाउंट ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज़ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर वही प्रेफरेंशियल कैपिटल एज पर लिस्ट एफ और इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी, उतना ही लेना जितना पेड अप है। बस फाइनली आ जाएगा सरप्लस और डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में अगर कुछ है तो वो है लिस्ट एच का कॉन्सेप्ट। तो कभी कभी क्वेश्चंस, अच्छा लिस्ट एच को समझने के लिए एक चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो लास्ट में जाके सरप्लस और डेफिशिएंसी आती है वो है क्या। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो सोचो हम लोग एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ माइनस क्या करते हैं, कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ माइनस कैपिटल करते हैं। तो अगर मान लो नेगेटिव बच रहा है इसका मतलब वो है लॉस, और पॉजिटिव बच रहा है मतलब है सरप्लस प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको बताता है कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो एस्टिमेटेड कंपनी को कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा, और उसको हम लोग क्या करते हैं लिस्ट एच में रिकनसाइल करते हैं। तो क्वेश्चंस में ऐसा होता है 2 इयर्स या 3 इयर्स या 4 इयर्स बैक का प्रॉफिट दिया होता है, और उसको आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के प्रॉफिट लॉस सरप्लस डेफिशिएंसी से रिकनसाइल करना पड़ता है। तो लिस्ट एच में अगर मैं बात करूं सीधा, तो अभी रिवीजन पॉइंट से अपन बात करें तो 4 ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से प्रॉफिट में क्या होता है, वेरिएशन आता है। फर्स्ट, कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया हो, उससे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। सेकंड, ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस की वजह से, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस की वजह से। और फोर्थ क्या होता है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय हमने रिकॉर्ड किए। तो 4
जो रीजंस हैं वो लिस्ट एच में आते हैं। डिविडेंड, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, सोचो सोचो सोचो, फर्स्ट क्या है डिविडेंड, सेकंड ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, थर्ड क्या है नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, और फोर्थ क्या है एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस। इन 4 में से अगर मैं सिर्फ 3 को कंसीडर करूँ ना, तो मैं 4 या 5 ईयर बैक का जो प्रॉफिट है उसको मैं अगर तीनों रीज़न कंसीडर करूँ, डिविडेंड, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, तो मैं लिक्विडेशन डेट पे जो बैलेंस शीट है ना उसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर सकता हूँ, और उसके अंदर मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस और एडजस्ट कर दूँ तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के प्रॉफिट लॉस पे चले जाओगे। समझ में आया? उसके बाद में लिस्ट एच का फॉर्मेट देखें ना, तो लिस्ट एच के 2 पार्ट हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना वो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट के डेबिट साइड जैसा है। जो फर्स्ट पार्ट है ना वो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट के डेबिट साइड जैसा, और जो सेकंड पार्ट है ना वो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो जैसे डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में जो भी आइटम आते हैं वो तो या तो लॉस को बढ़ाते हैं या प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो हम लोग उसके लिए एक अलग से यहाँ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी। ऐसे आइटम जो डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या सरप्लस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। कौन सा डेफिशिएंसी या सरप्लस? जो 4-5 साल पहले था। तो फर्स्ट पार्ट का हेडिंग आता है आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, या सरप्लस जो पहले था उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जैसे रिजर्व अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है ना लॉस का, उसको यहाँ लिखने का तरीका क्या है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स। वेरी गुड, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, वो लॉस लिखने का तरीका है। फिर उसके बाद में 4 रीजंस लेने हैं। फर्स्ट, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द पीरियड, सेकंड ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग द पीरियड, थर्ड नॉन ट्रेडिंग लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर जिसको प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट नहीं किया, और लास्ट एस्टिमेटेड लॉसेस रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर जो बी पार्ट है वो मेरे को कैसे दिखता है पता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट का क्रेडिट साइड है। तो जैसे लिखते हैं ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे लिखा जाता है उसके लिए आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। ठीक है, ये हेडर आता है। और जैसे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जैसे लिखा जाता है ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जैसे लिखते हैं ना, तो यहाँ लिखा जाता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल एंड लायबिलिटीज। फिर उसके बाद उसके नीचे 3 रीज़न आते हैं। तो टोटल मिला के यूँ देखा जाए तो लिस्ट एच में 7 रीजंस हैं। लिस्ट एच 8वीं लिस्ट है, पर उसके अंदर आने वाले रीजन 7 हैं। तो 4 तो तुम्हारे जो है वो फर्स्ट पार्ट में आ गए, डिविडेंड। सोचो लिस्ट एच जो है वो 8वीं लिस्ट है, पर उसके अंदर जो आइटम आते हैं वो 7 आइटम आते हैं। तो सोच के देखो, जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर डिविडेंड आता है फर्स्ट, डिविडेंड के बाद क्या आता है, ट्रेडिंग लॉसेस, ट्रेडिंग लॉसेस के बाद नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, फिर उसके बाद में एस्टिमेटेड लॉसेस। तो 4 आइटम तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं और 3 आइटम सेकंड पार्ट में आते हैं। कौन कौन से आते हैं 3 आइटम सेकंड पार्ट में? उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, ये तीनों आते हैं। डिविडेंड नहीं आता है। बस ये 7 आइटम मिला के रिकनसाइल कर देते हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो 4 to 5 ईयर का जो गैप होता है ना, उसमें किसी 1 साल का प्रॉफिट लॉस नहीं गिवन होता है। 4 to 5 ईयर का जो गैप है उसमें किसी 1 साल का प्रॉफिट लॉस क्या है, नहीं गिवन होता है। सुन रहे हो? हाँ, तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिक्विडेशन डेट की बैलेंस शीट बनाओ, और ध्यान रखना बैलेंस शीट में वही आएगा जो बुक्स में होगा। मतलब कंटीजेंट लायबिलिटीज़ वगैरह बैलेंस शीट में मत ले लेना। और दूसरी चीज़ जो बैलेंस शीट बनाओगे वो किस पे बनेगी, बुक वैल्यू पे बनेगी। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने से उस डेट तक का टोटल लॉस पता चल जाता है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट, रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, इन बिटवीन बीच के जितने सालों के प्रॉफिट लॉस है। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखो, लॉस है तो डेबिट साइड में लिखो, डिविडेंड दिया तो डेबिट साइड में लिखो। फिर बैलेंसिंग फिगर बता देगा कि उस ईयर का कितना प्रॉफिट या लॉस है, तो रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है। देन यू कैन प्रिपेयर लिस्ट एच। तो मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बीच के किसी ईयर का प्रॉफिट मिसिंग हो तो आपको बैलेंस शीट बना के पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर रिजर्व अकाउंट बना के, सुन रहे हो, रिजर्व अकाउंट बना के फिर तुमको उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट करके फिर लिस्ट एच बनानी पड़ेगी। लिस्ट एच में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते, वो रिकनसाइल होनी चाहिए। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या चीज़,
liquidators final statement of account। लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। तो जब लिक्विडेटर सारा एसेट सेल आउट कर देता है, सारी लाइबिलिटीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट कर देता है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, प्रेजेंट करना पड़ता है कि किस किस से एसेट से कितना रियलाइज हुआ और कितना कितना लाइबिलिटीज को क्या हुआ, पेमेंट हुआ। तो लिक्विडेटर का जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ना, वो बेसिकली लिक्विडेटर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। बहुत इंटरेस्टिंग, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करूं तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर और डेबिट साइड में अमाउंट हो गया, इसी तरह से ये पर्टिकुलर और ये तुम्हारा क्रेडिट साइड का क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ठीक है, तो ये रिसीट साइड एक्चुअली जो भी पैसा आएगा, और ये क्या है, पेमेंट साइड है लीगल ऑर्डर में। तो लिक्विडेटर जो कैश बुक बनाता है ना, ये उस कैश बुक का क्या समराइज फॉर्मेट है। मतलब जैसे लिक्विडेशन 3 मंथ चला, तो 3 मंथ में जो लिक्विडेटर ने एक पर्टिकुलर हेड में अमाउंट रिसीव किया या पेमेंट किया, अमाउंट रिसीव किया है, पेमेंट किया, ये उसकी क्या समरी है। जैसे मान लो स्टॉक जो है वो 3 महीने में थोड़ा थोड़ा करके बेचा, तो इसके अंदर उसका क्या होगा, टोटल आ जाएगा। जैसे मान लो इन्वेंट्री सेल आउट की, तो फर्स्ट मंथ में 10,000 की इन्वेंट्री सेल आउट की, सेकंड मंथ में 20,000 की इन्वेंट्री सेल आउट की, थर्ड मंथ में 30,000 की इन्वेंट्री सेल आउट की, तो टोटल इन्वेंट्री सेल आउट 60,000 पे भी। तो इसके अंदर क्या होगा, इन्वेंट्री सेल से रियलाइज़ कितना हो जाएगा, 60,000। तो ये बेसिकली जो लिक्विडेटर का कैश बुक है ना, जो भले वो डे टू डे बनाए या मंथली बेसिस पे बनाए, ये उसका क्या समराइज्ड फॉर्मेट है। तो एक हेड में जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ उसका सम, या एक हेडिंग में जितना भी अमाउंट पेमेंट हुआ उसका सम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करूँ तो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो इसमें 2 बाय लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, जैसे एक अकाउंट में होता है। तो यहाँ पे क्या, जैसे अगर मैं यूज़ करूँ तो 2 बैलेंस ऑफ कैश बैंक, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये रिसीट साइड है। तो कंपनी के पास जो भी ओपनिंग में कैश बैंक बैलेंस था वो इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, 2 रिसीट साइड है ना, ये 2 रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, ये सारी वो एसेट्स है जो कहीं पे प्लेस्ड नहीं है। प्लेस्ड नहीं है मतलब ये लिक्विडेटर ने सेल आउट किया, तो 1 बाय 1 आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उनकी एसेट्स की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, जैसे डेटर से हो गया, BR से हो गया, स्टॉक से, तो क्वेश्चन में दिया होता है किस एसेट से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ। फिर उसके बाद में लिखा जाता है 2 रियलाइजेशन फ्रॉम क्या आएगा बताओ, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उनसे कितना अमाउंट रियलाइज हुआ, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो एक स्पेसिफिक एसेट से जितना भी अमाउंट आपको रियलाइज हुआ उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद अगर डेफिशिएंसी बचती है, तो यहाँ अंदर लिखते हैं जिसका पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ होता है। अगर डेफिशिएंसी बचेगी तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट होता है, और अगर सरप्लस बचता है तो वो क्या होता है, आउटर कॉलम में आता है। जैसे 1 लाख की एसेट्स है, जैसे 1 लाख की एसेट्स है और 1 लाख की एसेट्स के अगेंस्ट में 80,000 का लोन है, तो 1 लाख माइनस 80,000 करोगे तो आउटर कॉलम में 20,000 सरप्लस आ जाएगा। और 1 लाख की एसेट्स है, 110 का लोन है, तो 1 लाख की एसेट्स में से 110 का लोन माइनस करोगे तो 10,000 की डेफिशिएंसी अंदर आएगी, जिसका पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ होगा। तो यहाँ पे चालू किससे हुआ, कैश बैंक के बैलेंस से स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैश बैंक के बैलेंस से हमने स्टार्ट किया, फिर लिखा रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, मतलब जो लिस्ट ए के अंदर एसेट्स थी ना,
वहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे लिखना एक्चुअल में कितना रियलाइज हुआ। और रियलाइजेशन ऑफ एसिड्स स्पेसिफिकली प्लेस, तो जो एसिड्स स्पेसिफिकली प्लेस है उससे कितना रियलाइज हुआ वो लिखना है, और उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो माइनस करने के बाद जो बचेगा, सरप्लस है तो आउटर कॉलम में आ जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ आ जाएगा। सीधी सी बात है, देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो बैंक लोन के अगेंस्ट में प्लेस्ड है, मतलब हमने बैंक से लोन ले रखा है 80,000 का, और लैंड एंड बिल्डिंग उसके अगेंस्ट में प्लेस्ड है। तो लैंड एंड बैंक ने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दिया 1 लाख में, 1 लाख में। अब बैंक ने क्या किया, 1 लाख में से 80,000 का लोन डिडक्ट करके फिर लिक्विडेटर को 20,000 पेमेंट कर दिया। तो लिक्विडेटर यहाँ उतना ही लिखेगा जितना उसको रियलाइज होगा, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये रिसीट साइड है आपका। 3 चीज़ें, कैश बैंक से चालू होगा, बैलेंस से, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस माइनस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर उन पे कोई इंटरेस्ट देना है तो वो भी इसी कैटेगरी में माइनस होगा। अब लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है, वो तो सर यहाँ हो ही गया जिसको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल, वो एक लीगल ऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सबसे पहले जब लिक्विडेशन स्टार्ट होता है ना, तो लिक्विडेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, कुछ लीगल एक्सपेंस होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई है या कोर्ट में परमिशन लेने से रिलेटेड है, तो लिक्विडेटर को सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है लीगल एक्सपेंस का। तो पेमेंट की प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले जो पेमेंट होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो ठीक है पेमेंट हो ही गए, अब उसके अलावा जो बचा तो सबसे पहले पेमेंट होता है लीगल एक्सपेंस का। लीगल एक्सपेंसेस के बाद पेमेंट होता है लिक्विडेटर के रेम्युनरेशन का, क्योंकि लिक्विडेटर काम करेगा तो बिना रेम्युनरेशन तो करेगा ही नहीं, तो सबसे पहले लीगल एक्सपेंस का पेमेंट होता है, लीगल एक्सपेंस के बाद में लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन के बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो अगर लिक्विडेटर को एसेट्स को सेल आउट करने में या लाइबिलिटीज़ को सेटल करने में कोई एक्सपेंस देना पड़ा, जैसे ब्रोकरेज कुछ देना पड़ा, तो वो आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है पता है, ये जो तीनों है ना, ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आते हैं, ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आते हैं। लिक्विडेटर का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं उसके अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं आती, क्योंकि वो तो एस्टिमेटेड था ना कि भाई कंपनी बंद भी हो सकती है नहीं हो सकती, और ये सब क्या एक्चुअल है। तो जो आप लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो ना, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आती, पर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर आती है ये तीनों चीज़ें। तो ये लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है कि साहब सबसे पहले लीगल एक्सपेंस का पेमेंट करो, फिर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन पेमेंट करो, फिर लीगल एक्सपेंस का पेमेंट करो, ठीक है। फिर इसके बाद लीगल ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, हाँ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पेमेंट हो जाएंगे। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में हम लोग पेमेंट किसको करेंगे, डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर्स को जब पेमेंट करोगे तो किस किस का पेमेंट होगा, जब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करोगे तो एक तो डिबेंचर की फेस वैल्यू, और एक उनको पेमेंट होता है किसका, इंटरेस्ट का। तो ये डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वही तुम्हारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब जो प्रेफरेंशियल नहीं है, जो सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज नहीं है, तो ये डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो गया। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाता है। उसके बाद पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किसका होता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है और पिछले कुछ सालों से कंपनी ने डिविडेंड अगर नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का भी क्या होता है, पेमेंट होता है। क्योंकि देखो क्यूमुलेटिव है तो जब प्रॉफिट होगा तब देना पड़ेगा। अब एसेट सेल आउट करने के बाद लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ साथ डिविडेंड अगर इन एरियर से जो पेमेंट नहीं किया
और प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और बचा हुआ जो पैसा है वो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, पेमेंट हो जाता है। तो जो भी पैसा फाइनली बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। और अगर शॉर्टेज पड़ती है, पैसा कम पड़ रहा है और इक्विटी शेयर कैपिटल पार्टली पेड अप है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। तो या तो होता है रिफंड या क्या होता है, उनसे कॉल होता है। तो ये बेसिकली क्या है, फॉर्मेट है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट बिल्कुल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा है। डेबिट साइड में रिसीट और क्रेडिट साइड में पेमेंट है, बस फ़र्क क्या है कि इसका एक लीगल फॉर्मेट है, इसका कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में, इसी सीक्वेंस में हमको क्या होता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। तो वापस देखते हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कब बनाता है लिक्विडेटर, हाँ, सारी एसेट्स अलाउड करने के बाद, लाइबिलिटीज पे वगैरह पेमेंट करने के बाद। तो अगर एक लिक्विडेशन 6 मंथ चला तो लिक्विडेटर अपनी कैश बुक 6 मंथ तक बनाएगा। उसका जो समराइज फॉर्मेट है वो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, जिसका डेबिट साइड रिसीट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो आपके लिए क्या है, पेमेंट साइड है। ठीक है, तो डेबिट साइड में कहाँ से चालू किया, तो सोचो, क्लोज योर आइज एंड जस्ट विजुअलाइज। चालू कहाँ से करोगे, कैश बैंक के बैलेंस से। फिर रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस होल्डर्स ए में थी, वहाँ एस्टिमेटेड लिखते थे, यहाँ रियलाइज लिखेंगे। और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट सॉरी रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस। फिर उसमें से जितना भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो देना पड़ेगा, अगर सरप्लस बचेगा तो बाहर आ जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी है तो ये अंदर आएगी। इसका पेमेंट हम लोग किसके साथ करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ करेंगे। ठीक है, फिर पेमेंट साइड में सोचो 3 एक्स्ट्रा पेमेंट्स यहाँ पे हैं, और ये सब एक्चुअल एक्सपेंस एक्चुअली। तो सबसे पहले लीगल एक्सपेंस, ठीक है, लीगल एक्सपेंस के बाद में लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। फ्री में तो लिक्विडेटर काम करेगा नहीं, तो लीगल एक्सपेंस, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये सब पहले आते हैं। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस अगर प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव और पिछले कुछ सालों से डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड भी क्या होगा, यहाँ पे पेमेंट होता है। और लास्ट में जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिफंड हो जाएगा, या अगर पैसा शॉर्ट पड़ा तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। समझ में आया। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला पॉइंट अपने को टॉपिक टू बी डिस्कस में क्या पढ़ना होता है, फॉर्मेट, जो मैंने अभी बनाया। फिर उसके बाद में रिसीट साइड पूरा दिया हुआ होता है, तो आपको रिसीट साइड पूरा ऑलमोस्ट क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है। तो पहला तो फॉर्मेट हो गया। फर्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस की बात करूँ तो फर्स्ट तो हो गया तुम्हारा फॉर्मेट। सेकंड अपने को पढ़ना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, तो सेकंड देखेंगे कि लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैसे कैलकुलेट होता है। थर्ड होता है प्रोविजन रिगार्डिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। तो थर्ड बात करेंगे कि कंपनीज एक्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है। फोर्थ बात करेंगे हम लोग लीगल प्रोविजन, फोर्थ हम लोग बात करेंगे लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और लास्ट हम लोग बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड पर इक्विटी शेयर। तो यहां पे अगर बात करूं ना, यहां पे अगर बात करें तो ये जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ना,
इसके अंदर ये 5 पॉइंट हमको क्या होता है डिस्कस करना होता है। तो पहला फॉर्मेट जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था वो रिसीट एंड पेमेंट जैसा होता है। सेकंड, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला, ये रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होता है। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविज़न है, वो थियोरेटिकल पॉइंट है। फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रिगार्डिंग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से कितना पैसा कॉल करना है या कितना रिफंड पर शेयर करना है, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। बस ये चीज़ें अपने को पढ़नी है, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। तो फॉर्मेट तो बेटा मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ये हो गया अपने टॉपिक टू बी डिस्कस के पॉइंट, ठीक है। हाँ, नोट्स में है बेटा ये सब। चलिए सर, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, टॉपिक टू बी डिस्कस को, या साइड में शिफ्ट कर देते हैं। आ जा भाई, आ जा, आ गया। फॉर्मेट डिस्कस हो गया। अब सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का कैलकुलेशन ऑफ तुम लोग भी किस्मत वाले हो यार, वीआईपी ट्रीटमेंट है। घर पे आराम से बैठ के लेक्चर देखो, इच्छा हो तो देखो, नहीं हो तो मत देखो। शाम को देखो, रात को देखो, भगा भगा के देखो हमको। पता है, अब पता चलेगा कौन बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। तो जितना आप सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करोगे ना, उतना ही तुमको सक्सेस जल्दी मिल जाएगा। तो टाइम टू टाइम लेक्चर्स देखो, टाइम टू टाइम होमवर्क करो। ये जो भी पीछे चल रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है, बहुत आराम से कवर अप कर सकते हो। चलो सर, हम लोग टॉपिक टू बी डिस्कस में पहला फॉर्मेट था वो बात कर चुके हैं। सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, क्या है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे निकालते हैं। तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन जनरली कौन डिसाइड करता है, जो उसको अपॉइंट करता है, और अपॉइंट किसने किया, शेयर होल्डर्स ने। तो शेयर होल्डर्स जनरली लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, या ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं, तो नॉर्मली अपन बात करते हैं कोई भी डिसाइड करें कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो उसमें सबसे पहला तरीका है क्या कि आप फिक्स दे दो, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन फिक्स दे दो कि भैया तू कंपनी को लिक्विडेट कर दे, कंपनी को लिक्विडेट कर दे, पैसा पैसा कर दे, कंपनी का लिक्विडेट कर दे, हम तेरे को 1,00,000 रुपये देंगे। फिक्स हो गया। तो अगर फिक्स रेम्यूनरेशन देंगे ना, तो सोचो क्या होने वाला है। लिक्विडेटर को अपन ने फिक्स कह दिया कि भाई तेरे को कंपनी को लिक्विडेट करना है, हम तेरे को क्या करेंगे, 1,00,000 रुपये देंगे। तो जैसे ही उसको पता चलेगा ना कि उसका रेम्यूनरेशन फिक्स है, तो लिक्विडेटर के दो ही काम है, एसेट सेल आउट करना है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो उसको जैसे ही पता चलेगा ना, क्या पता चलेगा कि यार अपना रेम्यूनरेशन तो फिक्स है, तो वो तुम्हारे जैसे ही होगा, वो भी इंसान ही है। तो वो एसेट्स को सेल करने में भी एफर्ट्स नहीं करेगा, और लायबिलिटीज़ को सेटल करने में भी एफर्ट्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है एसेट्स कितने में भी सेल आउट अपने को तो फिक्स है, 1,00,000 मिलने वाला है। तो जनरली फिक्स रेम्यूनरेशन जो है वो बहुत कम केस में ही होता है। तो अगर फिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैलकुलेट करने की दिक्कत ही नहीं है, साफ दिया हुआ है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 1,00,000। तो आप जब यहाँ बनाओ तो यू कैन राइट हियर 1,00,000 रुपीज़ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। पर इसकी इस मेथड के ड्रॉबैक क्या है कि वो ना एसेट्स को रियलाइज़ करने में एफर्ट्स करेगा, ना लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में। तो उस ड्रॉबैक को देखते हुए दूसरा तरीका क्या है, सम परसेंटेज ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर, सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर। तो अपन ने बोला अगर फिक्स देंगे तो साला वो तो एसेट्स को रियलाइज करने में मेहनत ही नहीं करेगा। तो अपन ने बोला चलो ठीक है, दूसरा एक तरीका और है रेम्यूनरेशन निकालने का, सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज बाय लिक्विडेटर। तो अपन ने लिक्विडेटर को कह दिया 2%, अपन ने लिक्विडेटर को जस्ट फॉर एग्जांपल बोल दिया 2% ऑफ एसेट रियलाइज बाय यू, तुम जितना एसेट बेचोगे उसका 2% देंगे। तो बताओ क्या होगा,
उसका एसेट सेल करने का एफर्ट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा पे एसेट्स को क्या करेगा, सेल करेगा, क्योंकि उसका रेम्युनरेशन जो है वो बेस्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स है। तो अगर ऐसा कुछ है कि सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज बाय लिक्विडेटर, मैं क्या कैलकुलेट करना बता रहा हूँ पता है, रेम्युनरेशन। तो मैं इस केस में सीधा बोलूँगा लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर, क्या लिखा है देखो, सम ऑफ एसेट रियलाइज्ड बाय लिक्विडेटर मल्टीप्लाई बाय, मेरे एग्जांपल में 2% है, 5 है तो 5 जो भी है, क्वेश्चन ही बोल रहा है यार 2% ऑफ एसेट रियलाइज बाय लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर ने जितनी एसेट रियलाइज की उसका सम करके 2% कैलकुलेट कर लो, आ गया रेम्युनरेशन। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें। पहली चीज़, बाय डिफॉल्ट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैश बैंक को इंक्लूड नहीं करते हम, कैश बैंक को इंक्लूड नहीं करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन, सम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों बताओ? फॉर कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ एसेट रियलाइज कैश एंड बैंक आर एक्सक्लूडेड। कैश बैंक को एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड ही नहीं करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज है। कैश 1 लाख है तो ऑलरेडी रियलाइज है, बैंक का बैलेंस 50,000 है तो ऑलरेडी रियलाइज है, उसको क्या लिक्विडेटर रियलाइज करेगा। पर क्वेश्चन अगर कह दे 2% ऑफ एसेट रियलाइज इंक्लूडिंग कैश, तो मैं उसको सम में कैश को इंक्लूड करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो सम कैलकुलेट करते समय कैश बैंक को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। समझ में आया? और दूसरी चीज, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ, और दूसरा जो पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है पता है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। समझो, अगर हमने बैंक से लोन लिया और बैंक को हम लोगों ने लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर रखा है, सिक्योरिटी में दे रखा है, तो नॉर्मली तो यही बोलेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग बैंक सेल आउट करेगा। अब बैंक ने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख में सेल आउट किया और उसके अगेंस्ट में बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, 80,000। तो 1 लाख में से बैंक ने 80,000 डिडक्ट करके सब जो अपना लिक्विडेटर उसको कितना पे किया, 20,000। तो फिर वो 20,000 पे ही क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो डिपेंड करता है कि उसको बेचा किसने। तो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड इफ सोल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने सेल किया तो ओनली सरप्लस अमाउंट इज कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस अमाउंट को लेंगे। इस केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ सरप्लस को ही कंसीडर करेंगे। तो मेरे एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग से वैल्यू रियलाइज कितनी हुई, 1 लाख, बैंक लोन कितना था, 80,000। तो सरप्लस 20,000 रियलाइज हुआ, तो सम करते समय सिर्फ 20,000 को ही लेना पड़ेगा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक आपको बोल दे, बैंक लिक्विडेटर को क्या बोलता है कि यार तुम कंपनी की सारी एसेट सेल आउट कर रहे हो, एक काम करो लैंड एंड बिल्डिंग भी तुम ही सेल आउट कर दो। इस केस में इफ सोल्ड बाय लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेटर सोल्ड करता है तो फुल अमाउंट is considered for calculation of remuneration। क्या कर रहे हैं पता है, मैं लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन का कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो मैंने बोला पहली कंडीशन होती है कि साहब रेम्युनरेशन क्या है, फिक्स है। तो फिक्स है तो कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा।
पर फिक्स होने का ड्रॉबैक क्या बोला कि ना वो एसेट्स को सेल आउट करने में एफर्ट्स करेगा, ना वो लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में एफर्ट्स करेगा। तो अपन ने बोला यार फिक्स में तो लफड़ा है। तो शेयर होल्डर्स ने बोला ठीक है भैया, तुम जितनी एसेट सेल आउट करोगे, कॉमन सेंस लगाओ, वही काम आएगा। तुम लिक्विडेटर को शेयर होल्डर्स ने क्या बोला, भैया तुम जितनी एसेट सेल आउट करोगे उसका 2% तुमको रेमुनरेशन देंगे। तो ठीक है, तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन देना है क्योंकि लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में पहले लिक्विडेटर रेमुनरेशन है। तो सीधा अपन ने बोला कि इस केस में लिक्विडेटर का रेमुनरेशन क्या होना चाहिए, सम ऑफ एसेट रियलाइज बाय लिक्विडेटर मल्टीप्लाई बाय 2%, अगर 2 है तो 5 है तो 5। अब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट कैश बैंक को सम में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज है, उसके रियलाइजेशन में लिक्विडेटर का कोई रोल नहीं है। और सेकंड जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एसेट स्पेसिफिकली क्या है, प्लेस्ड है। तो जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उसको सोल्ड दो लोग कर सकते हैं। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने सेल किया तो रेमुनरेशन की कैलकुलेशन के लिए मैं सिर्फ सरप्लस को ही सम में इंक्लूड करूंगा, पर अगर लिक्विडेटर ने सेल किया तो फिर मैं फुल अमाउंट को क्या करूंगा, सम में इंक्लूड करके उसको रेमुनरेशन के लिए यूज़ करूंगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप एप्रोप्रिएट नोट डाल के जो भी करो उसका नोट डालोगे। आपने सरप्लस ही लिया, सिर्फ सम करते समय तुमने सिर्फ सरप्लस जोड़ा, 20,000 जोड़ा, तो नोट डाल दो, इट इज़ एज्यूम दैट सिक्योर्ड एसेट्स आर सोल्ड बाय बैंक। और अगर आपने 1 लाख ले लिया मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो नोट डाल दो, इट इज़ एज्यूम दैट जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड आर सोल्ड बाय द लिक्विडेटर। तो कुछ नहीं करना होता है, बहुत सीधा है। क्वेश्चन में गिवन होता है कि लिक्विडेटर ने कौन कौन सी एसेट सेल आउट की, उसका सम कर लो। अब सम करते समय पहली चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट कैश बैंक इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड की बात करें तो अगर उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने सेल आउट किया तो फिर सम के अंदर सिर्फ सरप्लस ही आएगा। और अगर एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस को लिक्विडेटर ने सेल किया तो होल अमाउंट विल बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन। ठीक है, अब इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। जो सेकेंड मेथड अपन ने बोला ना, क्या परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज, अब अपन ने बोल दिया भैया तेरा रेमुनरेशन जो है ना, ओ लिक्विडेटर भैया तुम्हारा जो रेमुनरेशन है ना वो 2% ऑफ एसेट रियलाइज है, ऐसा शेयर होल्डर ने बोल दिया। तो अब वो क्या करेगा, एसेट रियलाइज करने में पूरा एफर्ट्स डालेगा, पर लाइबिलिटीज को सेटल करने में कोई एफर्ट्स नहीं करेगा। बोले ठीक है जितना जिसका ले जाओ। तो इस उससे बचने के लिए एक तरीका और है, यहाँ उससे बचने के लिए एक तरीका, तीसरा ऑप्शन और है। क्या ऑप्शन है, सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सम परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडेटर रेमुनरेशन है सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट करोगे उसका 5%। शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया कि भैया तेरा रेमुनरेशन जो है ना वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तुम जितना पेमेंट करोगे ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट करोगे उसका 5% तुम्हारा रेमुनरेशन है। ऐसा किसने बोल दिया, शेयर होल्डर्स ने लिक्विडेटर को बोल दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो ये मैं बना रहा हूं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और इधर एसेट्स रियलाइज्ड जो हुई है वो 1 लाख हुई। ठीक है सर, रिसीट कितना है, 1 लाख। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले लीगल ऑर्डर में लीगल एक्सपेंस को पेमेंट होता है, फिर पेमेंट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, है ना, ढंग से सुनियो। तो एसेट जो है स्पेसिफिकली प्लेस जो भी है या नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, सबसे मिला के कितना आया, 1 लाख आया। अब जैसे सबसे पहले लीगल एक्सपेंस का पेमेंट होता है, मान लो लीगल एक्सपेंस 2,000 रुपये, तो वो पेमेंट करने के बाद लिक्विडेटर के पास 98,000 अभी भी बचा हुआ है। अब है 1 लाख माइनस 2,000 नालायक को। अब उसके बाद पेमेंट होता है किसका, लिक्विडेटर रेमुनरेशन, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इज 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यार रेमुनरेशन को पहले प्रेफरेंस है पेमेंट का, तो रेमुनरेशन देना पहले
पर वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा तब, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर बाद में आता है। प्रॉब्लम समझ रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि लीगल ऑर्डर में लिक्विडेटर रेम्युनरेशन का पहले पेमेंट का नंबर आता है। मतलब ऐसे लाइन में लोग खड़े ना, तो सबसे पहले लीगल एक्सपेंस वाले खड़े हैं, भाई उनको दिया, जाओ जाओ, अब लिक्विडेटर आ गया, रेम्युनरेशन दो, पर उसके पीछे लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर उसके पीछे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर उसके पीछे क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज खड़े, फिर उसके पीछे अनसिक्योर्ड खड़े, और वहाँ तक पैसा जाएगा नहीं जाएगा क्या पता। तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या है कि लिक्विडेटर रेम्युनरेशन को प्रेफरेंस पहले, पर उसका कैलकुलेशन जो है वो किस पर बेस्ड है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। वो तो तब पता चलेगा जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा कि उतना पैसा भी है या नहीं है। तो प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको आप क्या करो, ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। तो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है सर, छोड़ दिया। फिर उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ हुए हो तो मान लो 3000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया, 95 अभी भी बच गए। फिर उसके बाद किसको पेमेंट होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, मान लेते हैं चलो है ही नहीं। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। अब ये यहाँ पे क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज को पेमेंट हो गया। क्या क्या है? लीगल एक्सपेंस, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। उसके बाद पेमेंट होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो मान लो यहाँ तक पेमेंट करने के बाद 40,000 बचा हुआ है। किसको? क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज तक पेमेंट करने के बाद, मतलब बिफोर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 40,000 बचा हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 20,000 है। इसका मतलब मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है, मैं 40,000 में से क्या करूंगा, 20,000 रुपये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दूंगा। तो मैं इस केस में रेम्युनरेशन कैलकुलेट करूंगा तो कैसे कैलकुलेट करूंगा पता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मल्टीप्लाई बाय रेट जो भी है। तो यहां तक मेरे पास सम कितना बचा हुआ था? मैंने बोला था मेरे पास 40,000 का सम बचा हुआ है, 20,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को है, तो मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 20,000 दे दूंगा, और इसका 5% अगर रेम्युनरेशन है तो ये 1,000 यहाँ पे क्या होगा, रेम्युनरेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर जो बचेगा वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर अगर मैं बोलूं कि प्रॉब्लम क्या है, तो अपन ने क्या बोला, 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में फर्स्ट कंडीशन है इफ सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल फॉर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सोना मत है ना बेटा। इफ सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल फॉर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट कर दो, रेम्युनरेशन आ जाएगा। तो 20,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेड किए, 5% तो लगा दो रेम्युनरेशन, कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है वो, है ना। और सेकंड लफड़ा क्या है, मान लो 1 लाख में से, समझ रहे हो, लीगल एक्सपेंस पेमेंट हो गया, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन तो मैंने पेमेंट किया ही नहीं, क्योंकि वो तो तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकता जब तक कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं होगा। फिर मान लो कि तुम्हारे लिक्विडेशन एक्सपेंस पेमेंट हो गए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज का पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट जो है ना वो कितना है पता है? 15,000। मतलब अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है? सिर्फ 15,000 है, जबकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने? 20,000 है। मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट हो ही नहीं सकता है। तो अब कैसे रेम्युनरेशन निकालोगे? कुछ जो ना समझ लोगे वो क्या सोच रहे होंगे, ये 15,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दो, पर बेटा अवेलेबल ही 15,000 है, तो मैं 15,000 पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दूंगा, तो 15,000 तो दे दिया मैंने, चलो मुझे पता भी चल गया कि पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 15,000। अब 15,000 का 5% कैलकुलेट करो तो रेम्युनरेशन 750 आता है,
पर भैया यहाँ तो देने के लिए पैसा ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये 15,000 जो है वो क्या है पता है, लिक्विडेटर को रेमुनरेशन अभी तक हमने दिया नहीं। लिक्विडेटर को रेमुनरेशन दिया नहीं ना, इसको तो इंतजार कर रहे थे कि भाई क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा तो पता चलेगा कि कितना आता है। तो लिक्विडेटर को तो रेमुनरेशन दिया नहीं, और उसको दिए बिना अपने पास 15,000 था, और ये 15 का 15 तुमने अगर पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दिया तो ये तो पता चल जाएगा कि 15,000 15,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया। 15,000 का 5% अगर अपन कैलकुलेट करें, 15,000 का 5% अगर अपन कैलकुलेट करें तो कितना आता है 750। पर देने 750 तो आ गया, पर बाबूजी देने के लिए ही नहीं है लिक्विडेटर के पास कुछ। तो इस केस में कैसे सोचते हैं पता है, इस केस में ऐसा सोचते हैं बेटा कि अपने पास यहां तक पेमेंट करने के बाद, यहां तक पेमेंट करने के बाद मतलब रेमुनरेशन नहीं दी अपन ने अभी तक, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया, और हमारे पास अवेलेबल कितना है 15,000। तो मैं क्या बोलूँगा पता है कि अगर इनको मैं 100 देता हूँ ना, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, अगर मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 100 देता हूँ ना, तो मेरा रेमुनरेशन जो है वो 5% के हिसाब से 5 बनता है, और ये दोनों को पेमेंट करने के लिए मेरे पास 15,000 ही है। तो अगर आप इसको 100 दोगे ना तो तुम्हारा रेमुनरेशन 5 आता है, और इन दोनों को पेमेंट करने के तुम्हारे पास 15,000 है। तो मैं क्या बोलूँगा पता है, 15,000 डिवाइड बाय 105, क्योंकि ये जो 15,000 है वो 105 के बराबर हो गया ना, तो 15,000 डिवाइड बाय 105 इंटू 5 करके रेमुनरेशन निकालना पड़ेगा। तो 15,000 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कुछ 714 रुपये का रेमुनरेशन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 714 रेमुनरेशन दे दूँगा, और अब मेरे पास 15,000 में से कितना पैसा बचा बताओ। हाँ 15,000 में से कुछ मेरे पास 14,286 बचा। तो अब कोई लॉजिकली देखना चाहे ना तो इसका 5% ये होना चाहिए। तो अपन ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 14,286, और उसका 5% रेमुनरेशन है जो कितना आता है 714 समथिंग आता है, मतलब ये सही है। तो अगर मान लो लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज, अगर मान लो लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज, सॉरी, अगर मान लो लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू unsecured creditor. If liquidator remuneration is some percentage of amount paid to unsecured creditors, तो मैं क्या बोलूँगा, दो कंडीशन है। If sufficient amount is available for payment to unsecured creditors and रेमुनरेशन, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और रेमुनरेशन पेमेंट के लिए सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाना चाहूँगा, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन इक्वल्स टू, बताओ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन इक्वल्स टू क्या लिखूं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी है। और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इफ सफिशिएंट अमाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड लिक्विडेटर रेमुनरेशन। तो क्या क्या बताओ, ये 15,000 क्या है पता है, ये अमाउंट अवेलेबल बिफोर पेमेंट टू, अमाउंट अवेलेबल बिफोर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। तो अपन ने क्या किया था बताओ, 15,000 डिवाइड बाई 105 इंटू 5 किया ना, बनाओ फॉर्मूला। क्या बनाओगे, तो मैं इस केस में लिक्विडेटर का रेमुनरेशन का फॉर्मूला क्या लिखूंगा पता है, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन इक्वल्स टू surplus before payments to
unsecured creditor, surplus before payment to unsecured creditors डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट, ऐसे रेमुनरेशन आएगा। अब पिछले कुछ बैचों में बच्चे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर मान लो अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, साहब 30,000 के हैं, और क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज तक पेमेंट करने के बाद हमारे पास अवेलेबल बच रहा है कितना, 31,000, और रेमुनरेशन है 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ढंग से सुनना, मेरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने, 30,000 है, रेमुनरेशन कितना है, 5% है, तो मैंने इनको पेमेंट तो किया ही नहीं ना रेमुनरेशन को अभी तक, क्योंकि वो तो मेरे को तब पता चलेगा ना जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेमेंट होंगे। तो मेरे एग्जांपल में मैंने बोला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, रेमुनरेशन 5% है उन पे, ठीक है, और मेरे पास क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मतलब डिबेंचर होल्डर्स वगैरह को पेमेंट करने के बाद और बिफोर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे पास सरप्लस अवेलेबल कितना है, 31,000। तो कोई बोलता है कि सर ये सफिशिएंट है, 31,000 नहीं है, क्योंकि 30,000 अगर मैं 31,000 में से 30,000 में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दूंगा तो 30,000 का 5% 1,500 आता है। 30,000 का 5% 1,500 आता है, तो 1,500 रेमुनरेशन तो कैलकुलेट हो गया, पर देने के लिए तो है ही नहीं। तो सिर्फ क्रेडिटर्स को नहीं देखना है, समझे क्या, 31,000 है, अब इसमें से मैं 30 क्या करूंगा, अगर मैं क्रेडिटर्स को दे दूंगा तो मेरे पास तो 1,000 ही बचाना एज ए लिक्विडेटर, और 30,000 का 5% कैलकुलेट करूँ तो 1,500 रेमुनरेशन आता है, तो देने के लिए तो मेरे पास 1,000 ही है, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। तो सिर्फ क्रेडिटर्स को नहीं देखते बेटा, है ना, क्रेडिटर्स के साथ साथ रेमुनरेशन का भी पेमेंट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में भी यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पता है, सोचना कैसे है बेटा, कि अगर इसमें से इनको 100 पेमेंट करोगे तो इसको कितना देना है, 5 देना है, इसका मतलब ये जो 31,000 है ये 105 है, तो 5 कितना होगा, तो 31,000 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो इट कम्स टू 1476 समथिंग कुछ। और अब मैं बोलूँगा 31,000 में से 1476 पहले लिक्विडेटर को देंगे, फिर 29524 क्रेडिटर्स को देंगे, और वापस चेक कर सकते हो इसका 5% 1476 आता है। तो क्रेडिटर्स और रेमुनरेशन दोनों का अमाउंट मिला के सफिशिएंटली पेमेंट हो रहा है तो फर्स्ट कंडीशन है, और अगर आपको लग रहा है कि अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो फिर क्या होगा, सेकंड कंडीशन है। क्या पढ़ रहे हो पता है, लिक्विडेटर्स पढ़ क्या रहे हैं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहला था फॉर्मेट, तो अपन ने फॉर्मेट पढ़ा कि साहब बिल्कुल रिसीट एंड पेमेंट जैसा है, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपन ने पहले बोला कि एक तरीका तो क्या है, फिक्स हो जाए, तो एक तरीका तो ये कि रेमुनरेशन फिक्स कर दो, पर फिक्स करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फिक्स करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फिक्स करने से क्या होगा, ना एसेट रियलाइजेशन पे कोई वो जोर डालेगा, ना लाइबिलिटीज के सेटलमेंट पे। तो सेकेंड ऑप्शन आता है कि उसको सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज पे दे दो। तो अगर मान लो लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज बेस्ड ऑन सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज, तो फिर हम लोग फॉर्मूला क्या लेंगे, लिक्विडेटर रेमुनरेशन इक्वल्स टू सम ऑफ एसेट रियलाइज बाय लिक्विडेटर मल्टीप्लाई बाय रेट। और सम कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट कैशबैक को इंक्लूड नहीं करते हैं, पहली चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट कैशबैक इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस को सिक्योर्ड क्रेडिटर ने सेल किया तो सरप्लस अमाउंट को रेमुनरेशन के लिए कंसीडर करेंगे, और अगर एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड को लिक्विडेटर ने सेल किया तो फिर पूरा अमाउंट जो है उसका रियलाइज हुआ वो आपको रेमुनरेशन के लिए सम करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने बोला कि और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है सर रेमुनरेशन देने का, तो अपन ने बोला कि रेमुनरेशन में भी बेस्ड ऑन सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
ठीक है, सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। 2 मिनट। तो लिक्विडेटर का जो रेमुनरेशन है ना, वो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट करें तो उसका कुछ परसेंटेज हो सकता है। तो उससे क्या होगा, वो एसेट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज़ करेगा और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पेमेंट तक भी वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट करेगा ताकि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर आ जाए। तो उसमें 2 कंडीशन है कि अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हाँ, एक तो ध्यान रखना, अगर मान लो रेमुनरेशन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिक्विडेटर का रेमुनरेशन खाली छोड़ देना, फिर आप करना, क्योंकि फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद वहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ता है। तो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और उस पर जो रेमुनरेशन बन रहा है उसके लिए अगर अमाउंट सफिशिएंट है बेटा, तो कुछ नहीं करना है, जितना भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया इनटू रेट कर दो। और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और रेमुनरेशन को मिला के जो अमाउंट बनता है उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सरप्लस बिफोर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या बोला मैंने, सोचो सरप्लस बिफोर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से पहले का सरप्लस डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट करके भी आप रेमुनरेशन वैसे ही रेमुनरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग रेमुनरेशन पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो किसको दे देंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे देंगे। अब इसमें ध्यान रखना कि जब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लेते हो ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जब आप लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जब बात करते हैं ना, तो प्रेफरेंशियल रेमुनरेशन कैलकुलेशन के लिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर आल्सो ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। तो मैंने इतनी बार बोला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं मैंने इतनी बार बोला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। सोचो, जो मैंने पहला सेंटेंस बोला, मैंने बोला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिनको दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे पहले पेमेंट का प्रेफरेंस है। अब मुझे एक बार सोच के बताओ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या होता है, 4 तो वर्कर्स के ड्यू हैं, एक गवर्नमेंट का ड्यू है, ठीक है। आप मुझे सोच के बताना, जब किसी वर्कर को अपॉइंट करते हो तो उसको क्या लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर दे देते हो क्या, कि भैया ये हमारे लैंड एंड बिल्डिंग के पेपर रख तू, तेरे को अगर हम लोग सैलरी ना देना तो ये बेच देना, नहीं ना। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो अनसिक्योर्ड ही है ना, उनके पास कोई सिक्योरिटी थोड़ा है। गवर्नमेंट को थोड़ा बोलते हैं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के पेपर्स है, टैक्स नहीं दे तो बेच देना। तो सोचो, जिसकी अक्ल काम कर रही है, कॉमन सेंस लगाओ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है वो तो अनसिक्योर्ड ही है। अब क्वेश्चन कह रहा है रेमुनरेशन इज 5% ऑफ 5%, रेमुनरेशन इज लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर आल्सो अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी अनसिक्योर्ड है। तो फिर मैं बताऊं क्या करना है, जब तुम यहाँ पे जब प्रेफरेंशियल क्रेडिट, जैसे मैंने बोला लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अगर मान लो तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 2000 है ना, तो इमीडिएटली 2000 में से क्या करो, 5% रेमुनरेशन दे दो, मतलब 100 रुपीज़ या रेमुनरेशन दे दो। तो जब ये तुम बैलेंस कैलकुलेट करोगे ना, ये बैलेंस कि साहब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले कितना बैलेंस बच रहा है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी माइनस हो जाएगा और उसका रेमुनरेशन माइनस हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब ऐसा क्वेश्चन बोलता है ना, रेमुनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और कुछ नहीं बोला, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन। पर अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे, सुनना ढंग से है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे, क्या बोल दे, 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, 5% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इसका मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पेमेंट पे रेमुनरेशन नहीं देना है। मना करे तो बाय डिफॉल्ट तो फिर preferential are also treated as unsecured for the purpose
फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन। तो जब ऐसा होता है ना, 3 तरीके बता दिए मैंने। फर्स्ट क्या था, फिक्स है, बहुत इजी है, सबसे अच्छा है क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में रेमुनरेशन फिक्स आता है तो आपकी एक जो तकलीफ है वो कम हो गई। बहुत रेयर केस में फिक्स आता है। सेकंड होता है परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज। रेमुनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज। सोचो रे नालायक हो, रेमुनरेशन इज सपोज सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज। तो सीधा है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन निकालना है तो क्या करो, लिक्विडेटर ने जो एसेट बेचे उसका सम कर लो, इनटू रेट लगा दो। पर उसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, पहली चीज़ कैश बैंक को इंक्लूड नहीं करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कैश बैंक इंक्लूड नहीं होता है सम में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर कोई एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है और उसको अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने सेल आउट किया तो फिर उसका जो सरप्लस अमाउंट है ना वो ही यहाँ पे रेमुनरेशन के लिए सम में आएगा। और अगर मान लो तुम्हारा एसेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है और सिक्योर्ड क्रेडिटर ही लिक्विडेटर को बोल देता भैया ये तुम ही भेज दो, तो फिर उस केस में पूरे अमाउंट पे लिक्विडेटर को क्या होगा, रेमुनरेशन देना पड़ेगा। तो नोट डालना पड़ेगा जैसा भी आप मानोगे उसके अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो। फिर अपन ने बात किया लिक्विडेटर रेमुनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब उस केस में रेमुनरेशन कैसे कैलकुलेट होगा वो डिपेंड करता है, उस केस में रेमुनरेशन कैसे कैलकुलेट होगा और डिपेंड करता है कि हमारे पास पैसा पूरा है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि व्हेन अमाउंट इज सफिशिएंटली अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन रेमुनरेशन, तो कोई दिक्कत ही नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट इनटू रेट लगा दो। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन अमाउंट इज़ नॉट सफिशिएंट अवेलेबल, व्हेन अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड रेमुनरेशन, दोनों को मिला के जो है उससे कम हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, तो फिर फॉर्मूला ये लगाना पड़ता है, सरप्लस बिफोर पेमेंट्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से पहले का सरप्लस देख लो, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, इनटू रेट करोगे तो रेमुनरेशन का अमाउंट आ जाएगा। तो फिर रेमुनरेशन पेमेंट होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखने वाली बात दोनों ही केस में कि बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन। समझ में आया? ओके। और सबसे लास्ट जो चौथा तरीका होता है, 3 हो गए ना अपना, फोर्थ वे, चौथा लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। अब अपने को मान लो और स्ट्रिक्ट जाना है तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, some percentage of amount paid to shareholder, some percentage of amount paid to shareholder। मतलब मान लो मैंने लिख दिया 5% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, तो अपने लिक्विडेटर को क्या बोला, अरे तू जितना शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगा ना उसका तेरे को 5% रेमुनरेशन मिलेगा। तो सोचो क्या होगा, वो पता है एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पे रियलाइज़ करेगा और लाइबिलिटीज़ को भी कम से कम पे सेटल करना चाहेगा, ताकि जितना शेयर होल्डर्स के लिए पैसा ज़्यादा बचेगा उतना ही उसको रेमुनरेशन मिलेगा। हाँ, अगर शेयर होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बचा तो उसको भी रेमुनरेशन कुछ नहीं मिलेगा। अब शेयर होल्डर्स को ही कुछ नहीं मिल रहा, उसको कैसे मिलेगा? तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर मतलब क्या हुआ, अब ये देखो, अगर मैं लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाऊं, अगर मैं लिक्विडेटर्स अकाउंट बनाऊं तो मान लो सारी एसेट्स मिला के 1 लाख रियलाइज हुई। अब लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करें, तो सबसे पहले पेमेंट होता है लीगल एक्सपेंस का, वो पेमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद लिक्विडेटर रेमुनरेशन जो कितना है पता है, 5% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर। तो यहाँ तो फिर उसको खाली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि शेयर होल्डर्स को पेमेंट कैलकुलेट करने के बाद रेमुनरेशन आएगा। फिर उसके बाद वही जो तुम्हारे है क्या आता है 3rd नंबर पे, लिक्विडेशन एक्सपेंस। फिर उसके बाद में पेमेंट आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मतलब डिबेंचर होल्डर। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये पेमेंट हो जाएगा। अब जो बचेगा ना, इतना पेमेंट करने के बाद अब जो बचेगा ना उसको मैं क्या बोलूँगा, सरप्लस अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर।
सरप्लस अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। अब मुझे यहाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट करना है। अब मेरी बात ढंग से सुनना बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो जितनी होगी उतनी ठीक, पर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या उनकी कैपिटल के बराबर पेमेंट करते हैं क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल को तो जो भी बचेगा वो मिलेगा ना, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, सब मिला के उनको मिलेगा ना। तो समझो शेयर होल्डर्स के लिए कभी कोई अमाउंट सफिशिएंट हो ही नहीं सकता है। सफिशिएंट तो तब होता है जब एक फिक्स अमाउंट देना होता है। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है तो 1 लाख देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है तो क्या 1 लाख ही दोगे क्या? अब मेरे पास मान लो यहाँ पे 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर 5 लाख है। अब मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है तो चलो इनको तो 1 लाख दे दूंगा। मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल का 1 लाख अमाउंट है तो 1 लाख दूंगा क्या? नहीं, यहाँ जो भी बचता है वो इनके लिए बचता है। तो अपने आप को समझाओ, शेयर होल्डर्स के लिए तो अमाउंट सफिशिएंट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि जितना भी है वो उन्हीं को देना है। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि अगर ये 5 लाख उठा के तुमने शेयर होल्डर्स को दे दिया 1 लाख 4 लाख करके, तो प्रॉब्लम ये कि इनको तो 5 लाख का पेमेंट हो गया, पर इसको 5% रेमुनरेशन देने के लिए अपने पास कुछ नहीं बचा। तो लफड़ा वही है, क्रेडिटर वाला है। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए तो अमाउंट सफिशिएंट हो सकता है, पर शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए कभी अमाउंट सफिशिएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी पैसा बचेगा ना, जो पैसा बचेगा वो पैसा अपने को उन्हीं को देना है, तो उनके लिए तो कभी कोई अमाउंट सफिशिएंट हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सोचने का तरीका, अगेन मैं वही बोलूँगा कि अगर शेयर होल्डर्स को 100 रुपये का पेमेंट होता है तो रेमुनरेशन कितना बनता है? 5, और इन दोनों के लिए मिला के 5 लाख है, तो ये 5 लाख जो है वो डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो मेरे एग्जाम्पल में 5 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कुछ 23,000 रुको रे 23,809 आ रहा है। अब माइनस कर लो 5 लाख में से, तो ये कुछ 4 लाख, इसमें से 1 लाख का शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचा? हाँ 476,190, उसमें से 1 लाख तो दे दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और 3,76,190 समथिंग बैलेंसिंग फिगर किसको मिल जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि रेमुनरेशन इज 5% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, अगर ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेमुनरेशन इज 5% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, ऐसा कुछ दिया हुआ है। रेमुनरेशन इज 5% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करोगे पता है? बहुत सीधा है, सरप्लस, सोचो मेरे साथ, अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट करके रेमुनरेशन निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और एक पांचवा तरीका और होता है, सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो एक तो होता है शेयर होल्डर और एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये बोल रहे हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना पेमेंट करोगे उसका कुछ % रेमुनरेशन मिलेगा। तो सीधा है भैया, क्या करोगे इस केस में बताओ। मेरे पिछले केस में अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर 5 लाख था, ठीक है, और तुम्हारी जो सुन रहे हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी? 1 लाख थी। तो 5 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे तो अब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल कितना है? 4 लाख। कहानी वही है, अगर ये सारा इनको दे दोगे तो रेमुनरेशन का जिसका पेमेंट तुमने अभी तक किया ही नहीं उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ वही बोलेंगे कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को 100 रुपये दोगे तो रेमुनरेशन 5 होगा। इसका मतलब ये 4 लाख जो है ना वो दोनों के लिए अवेलेबल है, मतलब ये 4 लाख 105 के बराबर है। तो 5 कितना होगा? तो 4 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इस केस में कुछ 19047 रेमुनरेशन आएगा, और माइनस 4 लाख कर दूं तो जो बचेगा 380,952,
ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा, इसका वापस 5% कैलकुलेट करें तो इसका 5% ये आना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड, परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेम्यूनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँगा, क्या बनाऊँ बताओ? सरप्लस, बताओ बताओ बताओ, बिफोर पेमेंट टू, वेरी गुड, इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट। ऐसा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 5 ऑल्टरनेटिव हैं, इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है। तो पहला फिक्स, कोई भेजा मारी नहीं है, बहुत अच्छा। सेकंड, हाँ कंपनी के लिए ये भले क्या है, प्रॉब्लमेटिक है फिक्स, पर अपने लिए तो इजी है। दूसरा क्या बोला था बताओ? सम परसेंटेज ऑफ एसेट्स रियलाइज, सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज बाय लिक्विडेटर। तो इस केस में क्या फॉर्मूला बनाओगे बताओ? इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इक्वल्स टू sum of assets realized by liquidator multiply by rate. sum of asset realized by liquidator multiply by rate, और सम में ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट कैशबैक इंक्लूड नहीं होता है, और जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है अगर उसको सोल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सोल्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, तो सिर्फ सरप्लस जो बचेगा वही लेना है सम में। और अगर मान लो सोल्ड बाय कौन है, लिक्विडेटर है, तो फुल अमाउंट सम के अंदर आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या रहता है? थर्ड पॉइंट क्या रहता है बताओ? सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब इसका रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होगा वो डिपेंड करता है। इफ सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल, if sufficient amount is available for payment to unsecured creditors and remuneration, तो सीधा होता है unsecured creditors मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, रेट। और मैं सेकंड क्या लिखूंगा? if sufficient amount is not available, if sufficient amount is not available for payment to unsecured creditors and remuneration, तो फिर हम लोग रेम्यूनरेशन का क्या फॉर्मूला बनाते हैं? सरप्लस बिफोर पेमेंट टू unsecured creditors divide by 100 plus rate multiply by rate, divide by 100 plus rate multiply by rate, ऐसा। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पेमेंट पे भी रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय बेटर होता है पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दो, उसका रेम्यूनरेशन जो उसी वक्त दे दो। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ, सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, एक ही बात है।
तो सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर या मेंबर, तो कॉमन सेंस लगाओ, शेयर होल्डर्स के लिए कभी अमाउंट सफिशिएंट हो ही नहीं सकता पेमेंट के लिए, क्योंकि जितना भी है वो उन्हीं को देना है अपने को। तो फिर यहाँ रेमुनरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लेते हैं, सरप्लस बिफोर पेमेंट टू शेयर होल्डर, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ सरप्लस आफ्टर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट, ऐसा करना पड़ेगा। और एक और तरीका होता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो फिर अपने को सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वाला लेना पड़ेगा। तो मैं इस केस में यहाँ पे क्या लिखूंगा, सरप्लस बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ध्यान रखना शेयर होल्डर्स बोला है या मेंबर्स है, तो शेयर होल्डर्स मेंबर्स एक ही बात है। मेंबर्स इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर बोला है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद का अमाउंट लेना पड़ेगा। तो ये 5 मेथड्स बेसिकली रेमुनरेशन कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा तरीका जो है वो रेमुनरेशन के लिए फॉलो किया जा सकता है। मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं 2% ऑफ एसेट रियलाइज, 3% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 2% ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, ऐसा हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करें, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की बात करें तो अपने को टॉपिक टू बी डिस्कस में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट। सेकंड मैंने बताया लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकली। थर्ड कुछ कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न है डिबेंचर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, वो बात करनी है। चौथा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रिगार्डिंग अपने को बात करनी है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का क्या पॉइंट है। और लास्ट जो पैसा सरप्लस बचता है वो कैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में या प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में कैसे डिस्प्यूट होता है या डेफिशिएंसी कैसे कॉल होती है। तो ये 5 पॉइंट अपने को यहाँ पे पढ़ने। फर्स्ट फॉर्मेट, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड का प्रोविज़न, और लास्ट अमाउंट अवेलेबल जो है वो शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में कैसे डिस्प्यूट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं। ये 5 पॉइंट अपने को यहाँ पे पढ़ना है। समझ में आया? तो ये नोट्स में है, आप लोग नोट्स में से देख सकते हो। देखो टॉपिक टू बी डिस्कस की बात होगी ये तो, कि ये टॉपिक डिस्कस करने, ठीक है। उसके बाद में ये फॉर्मेट रिसीट्स एंड पेमेंट के फॉर्मेट में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट है। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेमुनरेशन। तो ये 5 तरीके आ गए, उसमें 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ से ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा कि आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड और कॉल इन एरर और ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है बेटा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंसी इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। चलो, होप कि आपको समझ में आएगा, और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से देखो, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ, और अगर पसंद आए तो लाइक करना या कमेंट करना मत भूलो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको तुमको पूरा करना चाहिए। आई थिंक सो। चलो बाय बाय, थैंक यू।